Welcome to the Gem Talk. Our today's guest has started her journey अवन के साथ में और पहुंची हैं वो TED Talks तक, जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एप्रन में और उसको कन्वर्ट किया एक बड़े एंटरप्राइज में. So let's welcome none other than Miss Rakshita Mehta. Hello Rakshita. Hi. How are you doing? I'm doing great. So Rakshita, cooking, baking was your survival instinct? मैं सीधा सवालों पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये सर्वाइवल instinct था, पैशन था, हॉबी था, या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वाज योर कॉलिंग कि मुझे इसी डोमेन में अपने आप को ग्रो करना है? ये ऐसा हुआ था कि अगर पेरेंट्स आईआईटी में धकेल रहे हैं तो उससे बचना कैसे है, वो वाला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप इसको बोल सकते हो. फिर आज भी हम ये देखते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत बार ये चेक करने को मिलता है कि कुकिंग को किसी स्किल की तरह नहीं देखा जाता. ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आपका सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म है. मतलब उसको आप एक स्किल की तरह देखें या उसको एक प्रोफेशन की तरह देखें, इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं. Welcome to the Gem Talk. Our today's guest has started her journey अवन के साथ में और पहुंची हैं वो TED Talks तक, जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एप्रन में और उसको कन्वर्ट किया एक बड़े एंटरप्राइज में. So let's welcome none other than Miss Rakshita Mehta. Hello Rakshita. Hi. How are you doing? I'm doing great. So Rakshita, cooking, baking was your survival instinct? मैं सीधा सवालों पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, पैशन था, हॉबी था, या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वाज योर कॉलिंग कि मुझे इसी डोमेन में अपने आप को ग्रो करना है? ये ऐसा हुआ था कि अगर पेरेंट्स आईआईटी में धकेल रहे हैं तो उससे बचना कैसे है, वो वाला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप इसको बोल सकते हो. बिकॉज एक्चुअली इट्स लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट 2012 के आसपास की बात है. तो तब अगर मैं बात करूँ तो हमारे ना बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे 12th के बाद. अब कैसे है कि अब स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए अपने करियर में. तब ये होता था या तो आप इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी की तैयारी कर लो, या आप कॉमर्स फील्ड में अगर हो तो आपके बीबीए बीकॉम वाले ये ऑप्शंस थे, सीए सीएस. और देयर वाज नोबडी टॉकिंग अबाउट द फूड एंड द होटल मैनेजमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, यू नो. सो लेटर ऑन आई हैड अ वर्ड विद अ फ्यू पीपल कि यार होटल मैनेजमेंट में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है. देन दे वर लाइक कि इसमें तो नॉनवेज कंपलसरी है. और मैंने बोला अपन तो सुई लगाने वाला खून नहीं देख सकते हैं, तो ये कहाँ से देखेंगे. देन आई वाज लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन गो फॉर. देन आई वेंट टू आईआईटी कोचिंग. तब हमारा ये एक ट्रेंड चल रहा था कि सब 11th-12th के बाद आईआईटी की कोचिंग के लिए जा रहे थे, एंड 12th के बाद दे वर प्रिपेयरिंग टू गो फॉर आईआईटी जेईई एंड AIEEE. सो दैट टाइम I went to the class. I thought that I might, I might fulfill the dream of my father. कि मैं उनका सपना, मेरे पापा ना एक्चुअली हमेशा बोलते थे कि कोई एक बच्चा तो इंजीनियर बने. अब भैया तो बड़ा था, उसने नहीं करा, वो निकल गया पतली गली से, तो मुझ पे आ गया सारा भार. तो उसको जब मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं करके देखती हूँ, आई ट्राई. सो देन आई वेंट टू द क्लासेज एंड देन समहाउ 1 महीने तो ठीक है मैंने कोशिश करी साइन कॉस थीटा, बट उसके बाद मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा था उसमें. और उसमें ये हालत हो गई थी कि ऐसे बुक्स रखी है और उसके पीछे मेरी रेसिपी बुक रहती थी. तो वो मेरे सर ने जिस दिन देखा तो बहुत चिल्लाए वो. मतलब ही वाज लाइक ये क्या तरीका है, तुम रेसिपी बुक पढ़ रहे हो, ये क्या रेसिपी बुक पढ़ने की जगह है. एंड दैट डे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन मुझे डांट पड़ी थी, उस दिन मैं मेरे सर और मैम के लिए भी घर से आलू के पराठे बना के लेके आई थी. तब मेरे सर ने मुझे बोला कि रिश्ता तो कितना अच्छा खाना बनाती है. मैंने बोला अभी तो अंदर आप चिल्ला रहे थे. बोलते क्योंकि तू शायद उस काम के लिए नहीं है, तूने ये अच्छा करा तो मैंने तेरी तारीफ करी ना. तू अच्छे से नहीं कर रही थी, तेरी पढ़ाई तू ठीक से नहीं कर रही थी, तू बुक्स की जगह पे वो लेके बैठी थी, तो मैंने तुझे डांटा. तब मुझे ये लगा कि नहीं यार, मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा झुकाव है वो शुरू से रहा. मतलब मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है. और फिर मुझे जब ये फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिला ना, और ये सबसे ज़्यादा मैंने कब करा था, जब ये आईआईटी जेईई वाला ये जो फेस चल रहा था ना, इसमें a children, what happens is कि you come from school, either they do a dummy school or something, and they go to classes for like around 10 hours 8 hours, and there's like no limit. And still when I come back home like at 8 at 9 whatever the time is, and if my mom is cooking, even after so much of stress and everything, instead of going on my bed, I used to come to the kitchen and I used to stand. So kitchen was your go-to place, and that was the place for relaxing and relieving for you. I realized that no, this is the thing. If your whole day is occupied and if still you are up for something, then that is your calling, that is where you understand कि नहीं, जो चीज़ आपको थका नहीं सकती.
पर यहाँ पर मेरे मन में एक और सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या रक्षिता ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि नाउ यू आर अ मास्टर ट्रेनर ऑल्सो, यू हैव ट्रेन लाइक 5,000 प्लस बैचेस ऑन बेकिंग, सो आर यू ट्राइंग टू से जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कुकिंग कैन बी अ गो टू प्लेस फॉर देम? Yes, cooking, and in fact, there are many art based things, you know, anything that is artistic, that is something that fascinates you. It could be anything. I always say this, you know, even there are people who are my friends and they were like photographers or something, and their parents were like कि अच्छा जिस शादी में हम खड़े होंगे वहाँ पे तो फोटो खींच रहा होगा. So this is the perception, you know, that people had earlier, but now the kind of money that they are earning is next level. So you can never judge a profession, but yes, I always feel that even my school and college toppers, there were some people and they are into a domain wherein, you know, we asked them कि तुम्हें तो सबसे महंगा पैकेज लगा था कॉलेज का, why are you in this particular field? Then they were like कि नहीं, यहाँ पे इनिशियल डेज में ये हुआ कि हमें उससे कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो हमारे दिल की खुशी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी. तो somehow some people end up working for a job or a profession or whatever which they have not chosen, right? That is like by chance, and some of the professions that I feel is by choice. So whenever it's of choice, then you tend to be more productive there rather than when you fall in chance kind of category. So don't go for by chance, go for by By choice. yes. Then you will not be having a career burnout in your life and Correct. career. इंडिया जहाँ पर किचन को फीमेल्स की ड्यूटी माना जाता है, वहाँ पर उनके ड्रीम्स को बड़ा होते हुए देख पाना बहुत लिमिटेड ऐसा ऑब्जर्व करने में आता है. आपने अपनी ड्यूटी को ड्रीम बनाया या ये ड्रीम ही था जो ड्यूटी बन गया है अभी? लेट्स से व्हेन यू सेड दैट, यू नो, कि हमारे इंडियन कुकिंग का ये जो है कि हम क्यों ये देख पाते हैं कि हमेशा एक फीमेल ही किचन में है, यू नो, दिस इज़ अ साइड वेयर, आई मीन मेरी भी सच में, मैं जिस फैमिली में पली बड़ी हूँ या मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो हमने भी बचपन से तो यही देखा है कि मम्मी सब काम करती हैं, और या मैं थी लड़की, भैया थे तो भैया से इतना काम नहीं कराते थे या मुझसे कराते थे, तो ये इट वॉज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब इसमें कुछ ऐसे हमें बहुत वो नहीं लगा. लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो आज हम देखते हैं भैया भाभी की मदद कर रहे हैं, पापा मम्मी की भी मदद कर रहे हैं, बिकॉज द सिनेरियोज हैव चेंज्ड, राइट? सो देयर व्हाट आई फील इज कि एज यू सेड कि ये ड्रीम था जो बन गया, तो इट वाज लाइक इट वाज रियली नॉट, आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं इसी फील्ड में जाऊंगी, बट जब ये चीज़ें होने लगी एंड आई फाउंड अ इंटरेस्ट, यू नो, देर आर लाइक टू कैटेगरीज ऑफ थिंग दैट आई स्टार्टेड विथ ऑर्डर्स, लाइक चॉकलेट ऑर्डर्स, और पापा को पसंद नहीं था बिल्कुल ये सारी चीज़ें. तो मैं ना आज की जनरेशन के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, इनफैक्ट फीमेल्स के लिए भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि इफ़ यू हैव द गट्स टू टेक ऑन द रिजेक्शन, देन ओनली कम इन टू द बिजनेस, देन ओनली गो इन टू एनी लाइन, यू नो. वॉट हैपन्स इज लाइक मेरे पापा को बहुत सारे लोग जानते थे, पहचानते थे जो आसपास में भी थे. तो मैं अपनी साइकिल पे, आप सोचो अगर हमने कोचिंग के लिए टू व्हीलर ली है तो कोचिंग जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो पेट्रोल तो दिखता है ना उसके अंदर, पर मुझे क्या करना होता था, मुझे 3-4 गिफ्ट शॉप्स पे जाके पूछना होता था रोज़ कि आप मेरी चॉकलेट खरीदेंगे क्या, आप मेरी, तो मैं साइकिल से जाती थी. पापा बोलते तू साइकिल से क्यों जा रही है, मैंने बोला ऐसे ही हेल्दी रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, इसलिए जा रही हूँ मैं साइकिल से कोचिंग. एंड देन आई यूज्ड टू गो, मैं अपने साइकिल की बास्केट में आगे अपनी चॉकलेट्स डाल के लेके जाती थी और वो लोगों को टेस्ट कराती थी कि सर आप प्लीज़ टेस्ट करिएगा और ये मेरा नंबर है, अगर आपको ऑर्डर लगे तो आप मुझे बताइएगा. ये अगर आप में आज भी हिम्मत है करने की कि आप एक एक दरवाजे दरवाजे पे तो नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं आप एक एक अपने पॉइंट ऑफ Possible. कांटेक्ट पे अगर जा सकते हो, आप ये बोल सकते हो. आजकल लोगों को क्या, ठीक है उसका फ़ोन आएगा तो करेंगे, उसको ज़रूरत होगी तो नहीं, क्यों, आपको भी तो ज़रूरत है ना, आपको ज़रूरत है, आप जा सकते हो, आप पूछ सकते हो. एंड इफ़ यू हैव दिस थिंग टुडे, देन ओनली जंप इन टू एनी बिजनेस, राइट? इफ़ यू कैन बी वेरी ग्राउंडेड इवन इफ कमिंग, हमारे यहाँ पे ऑन्टरप्रिनरशिप स्टार्टअप इज़ अ फैंसी वर्ड नाउ डेज. तब मैंने जब स्टार्ट करा तब ये कोई फैंसी वर्ड नहीं था, राइट? तब हमें सिर्फ ये पता था कि ये काम करना है, इससे पैसे आने वाले हैं और अपने को जॉब नहीं करना है, ये करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं. तब हमें नहीं पता था कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम एक ऑन्टरप्रिनर बनेंगे. ये सारे शब्द नहीं थे, शायद इसीलिए इतना ग्राउंडेड अपन हो पाते थे उस समय तो में. जहाँ हम फैंसी वर्ड्स की बात कर रहे हैं, आज जब हम देखते हैं कि कुकिंग एज अ प्रोफेशन ये जितना यूट्यूब पर ब्यूटिफाइड दिखता है, जितना इंस्टाग्राम पे ब्यूटिफाइड दिखता है, क्या ये रियल सेंस में भी उतना ब्यूटिफाइड है, या जो होम बेकर्स हैं या जो बेकर्स हैं उनको जस्ट बेकर या जस्ट अ होम बेकर आइडेंटिटी के साथ
बाकी किसी प्रोफेशन से कमतर आंका जाता है? देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि ये प्रॉब्लम ना मैंने भी फेस तो करी है 2012 की। जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि जब मैंने इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में ही मैंने मेरा करियर स्टार्ट कर लिया था। एज आई ऑलवेज से, विल कम ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो लेटर, दैट वाई कॉलेज इज़ द बेस्ट लाइफ टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? सो आई स्टार्टेड माई थिंग्स इन माई कॉलेज लाइफ ओनली। तब दिक्कतें ये आई कि मेरे पापा ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन कराया, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही है, इसका मिनिमम साल का 25-30 लाख का पैकेज लग सकता है, तो ये क्यों इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रही है, राइट? तो द थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि होम बेकर या होम कुक या क्लाउड किचन, ये तीनों चीज़ें जो अभी डेवलप हुई है ना, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, राइट? तो ये जो सपने देखे हैं लोगों ने, ये इसके बाद देखना चालू हुए हैं। और जो लोग छोटी 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 चीज़ें करके ऊपर बढ़ रहे हैं, आज उनके लिए सम्मान है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज से 8 साल 9 साल पहले की, 10 साल पहले की, देन रियली देयर वाज नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु आर बेकिंग, हु आर डूइंग कुकिंग। एक्चुअल में यही वर्ड सुनने मिलता था। मेरी टेडेक्स में भी मैंने बोला कि क्या कर रही हो तुम, इंजीनियरिंग का काम करके बावर्ची बन रही हो। सो दिस वॉज द एक्चुअल टैगलाइन जो मुझे 1000 बार सुननी पड़ी थी। एंड आई वॉज लाइक, हाँ बन रही हूँ। That's the only thing that you can say. You can never fight with people. You don't have to argue with people. I always feel that your work should justify what you have chosen. पर Right? आज भी हम ये देखते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत बार ये चेक करने को मिलता है कि कुकिंग को किसी स्किल की तरह नहीं देखा नहीं जाता देखा, है। हाँ। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आपका Correct. सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म है। मतलब उसको आप एक स्किल की तरह देखें या उसको एक प्रोफेशन की तरह देखें, इसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं। और आप ट्रेनिंग में हो जहाँ पर आप कई सारे बच्चों को ये स्किल डेवलप करते हो, तो कैसे इट्स नॉट जस्ट अ सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड इट्स रियली अ स्किल विच यू शुड डेवलप? So let's say when we see this cooking and baking and all of this field, तो मैंने भी जब शुरू में स्टार्ट किया ना, तब मुझे सच में मतलब इंदौर वॉज नॉट द मार्केट फॉर मी लिटरली। बिकॉज यहाँ पे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी भी हाउस वाइफ कल्चर काफ़ी ज़्यादा है एज वी कंपेयर टू मुंबई, दिल्ली और एनी मेट्रो सिटीज़। व्हेन वी कंपेयर टू, देयर इज अ बिग हाउस वाइफ कल्चर दैट वी हैव, राइट? एंड हाउस वाइफ somehow somewhere they have to ask for maybe like the permission, or maybe like the finances that they want to get or anything. They need a like a kind of permission from whosoever is their head of the family or whatever. They have to take the permission, then they can follow their dreams, right? लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने देखा है मेरे करियर में। जो फीमेल्स हमसे जुड़ी है ना, वो स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन जब वो आई, उन्होंने 15 डेज़ के कोर्स करे, 30 डेज़ के कोर्स करे। देर आर सो हार्ट वार्मिंग स्टोरीज दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ, दैट देयर वॉज अ लेडी, शी केम टू मी, और वो एकदम पल्ले में और ऐसे, और वो आई थी जब वो क्लास करने आई थी। मैं उन्हें बोलती थी, आप पल्ला थोड़ा सा हटा दो, आपको केक बनाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तो शूट भी नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आप बोलते नहीं नहीं, वो मुझे घर पे भी रोटी उसी में बनाने की आदत है। मैंने बोला ओके, आपको जैसा कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बनाना सीखा, करा। यू वोंट बिलीव, वो 1 साल बाद मेरे पास आए, स्टूडियो पे आए। मुझे एकदम से मैं रिकॉग्नाइज, 1 साल बाद स्टूडेंट आएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है इतने सारे स्टूडेंट्स के बाद। तो मैं एकदम देखी, उन्होंने बोला हाँ बोलिए। तो वो बोलते आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने बोला नहीं। बोलते मैं पूनम, बोलते मैं आपके यहाँ पे आती थी क्लास करने और ये और वो। मैंने बोला आप जो अपने हस्बैंड के साथ आते थे वो नीचे हाँ, बोलते मैं वही हूँ। अरे मैंने बोला दीदी आप एकदम चेंज हो गए। वो एकदम सूट वगैरह पहन के, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज, उनका बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज, सब कुछ चेंज। मैंने उनको बिठाया, उनसे बात करी। शी वॉज लाइक, रक्षिता मैं 1 साल से ऑर्डर्स ले रही हूँ, अब हम अपनी बेकरी भी खोलने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करने आई। एंड आई वॉज टोटली इन टू टीयर्स दैट वॉट चेंज इट कुड ब्रिंग इन समन्स लाइफ, यू नो। देयर वॉज अ लेडी जो आई, उन्होंने बताया कि रक्षिता जब मैं ऑर्डर्स लेती नहीं थी, मैं एक नॉर्मल घर में काम करती थी, मेरे बच्चे ना मुझसे बात कैसे करते थे और मेरे पति से बात कैसे करते थे, उसमें बहुत फ़र्क था। बोलते मेरे हस्बैंड से वो कैसे बोलते थे, अरे यार पापा आएंगे तो ये लिख के रख लो, जब पापा आएंगे तभी अपन बता पाएंगे और अपन पापा को ही बता देंगे। दिस इज़ अ रिस्पेक्ट, डर, जो भी आप उनको बोल लो, वो एक रिस्पेक्ट की तरह से उनको देखते थे कि जब पापा आएंगे शाम को तब ये चीज़ें ऐसे करना है। और मुझे वो कैसे बोलते थे, अरे मम्मी दिन भर फ्री तो बैठे हो, कर दो ना, इतना सा आपका क्या जाएगा। दिस इज़ द टोन दैट दे यूज टू टॉक टू मी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स, माई चिल्ड्रन दे एक्चुअली बिकेम डिसिप्लिन, दैट दे वर लाइक नहीं मम्मी भी काम करी, हमें अपना काम समझना पड़ेगा अब। वो कभी अब मुझे ये नहीं बोलते थे कि अरे आप कर दो, आप तो फ्री। और वही बच्चे मेरे ऑर्डर डिलीवरी में मेरी हेल्प करने लग गए, पैकेजिंग में हेल्प करने लग गए, बनाने में हेल्प करने लग गए। और द काइंड ऑफ
And the last thing that she came and she said was that, Rakshita, I don't know how much money I am earning, but I'm very glad that I'm earning a lot of respect after doing यहाँ all पर एक this. बड़ा क्लियर थॉट जो मेरे दिमाग में आता है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो आज उस तरह के सर्कमस्टांसेस में स्टक हैं जो उन्होंने खुद के लिए चूज नहीं नहीं किए किया, हैं, करेक्ट. पर वो फिर भी उन सर्कमस्टांसेस को बदलने के लिए इनिशिएटिव एंड एफर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके अपने कुछ कारण होते हैं. उनके लिए आपका क्या मैसेज है द जैम टॉक के प्लेटफॉर्म से? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट वाली साइड पे कभी टेक नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद दो चीज़ों में बिलीव करती हूँ दैट आपका जो भी रिश्ता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी है, आपके ससुराल में है, आपके हस्बैंड के साथ है, आपके बच्चों के साथ में है, जो भी कमिटमेंट्स है, जो भी लाइफ आपने चूज़ की है, if at all there is a thing where you have to compromise on relationships, there is a no from my side, but your relationship should not be the reason that you stand back in life. It acts vice versa. आप अपने सारे रिलेशनशिप्स को 100% दे रहे हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या वहाँ से भी 100% आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो आपका कारण. क्योंकि आप देखो, हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स या कोई भी आप फीमेल देखें, उनके कहीं ना कहीं काम को परस्यू ना करने का या चीज़ों का वो लोग रीज़न बताते हैं. अरे मेरे शादी हुई उसके बाद से मैंने काम बंद कर दिया, अरे मेरे बच्चे हुए उसके बाद से मैंने काम बंद कर दिया, अरे मेरे घर में सास ससुर बीमार पड़ गए, उनका हार्ट का ये प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद से मैंने काम बंद कर दिया. क्यों रिश्ते हमें पीछे खींचते हैं? क्योंकि रिश्ते तो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ाते हैं. रिश्ते कभी भी, रिश्ते और प्यार, ये दोनों ऐसी चीज़ें वो कभी आपको पीछे नहीं ला सकते. रिश्ते और प्यार हमेशा आपको आगे बढ़ाने चाहिए. एंड दिस इज द थिंग नहीं, दैट आई फिर वो वांट. क्या चीज़ है जो हमें पीछे ली? Yes, that's what I'm saying. कि whenever a woman, tries to go beyond their zone, what they have created in their family. एक बहुत फेमस सीरियल हो गया था, अनुपमा. उसमें मैंने उसके कुछ वहां एपिसोड्स पर में. भी उसकी जो लीड है वो कुकिंग से ही अपनी यस, यस, आइडेंटिटी को यस, क्रिएट करती यस. है. तो उनका जब मैं वो शो, मतलब मेरी मम्मी के साथ में स्टार्टिंग में बहुत देखती थी, और उसमें से ना मैंने एक कंक्लूजन निकाला था कि एक विमेन क्यों पीछे रह रही है, पता है आपको? उसके मन में एक गिल्ट है. जब वो अपने लिए समय निकालती है वो गिल्टी फील करती है, जब वो 4 दोस्तों के साथ चली जा रही है वो गिल्टी फील करती है, जब उसने एक दिन अपने बच्चे को बोल दिया कि आज जोमेटो से खाना मंगा लेना बेटा, मेरे को महीने भर में एक दिन के लिए मुझे मेरी सहेलियों के साथ जाना है, तो वहाँ वो गिल्टी फील कर रही है. अपने हस्बैंड जब घर आए हैं, उनको वो शायद तौलिया और वो नहीं दे पा रही है मुंह पोछने के लिए, वो उसके लिए भी गिल्ट फील कर रही है. तो इतना गिल्ट आपको क्यों फील कर? जस्ट बिकॉज यू आर समवेयर समहाउ देयर. One day in a month you're going for a outing, you're going with your friends, you're going for your work, whatever it is, right? And if you are there in a guilt कि यार मैं इनके लिए नहीं कर पा रही हूँ, I feel you should be in a guilt कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो. आपको 29 दिन ये गिल्ट रहना चाहिए. तो ये जब आपने हटेगा आपने पैरामीटर. अपने अंदर से इस गिल्ट को कैसे बाहर निकाला? मेरे मम्मी पापा के साथ में मुझे हमेशा ये फील होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को टाइम तो देना है. मैंने मेरी पूरी जो दिनचर्या बनाई है उसमें मेरी दिनचर्या को मैंने ऐसे डिज़ाइन करा, और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी उसमें मुझे सपोर्ट करा है उनकी भी दिनचर्या बदलने के लिए. वो भी मेरे साथ, मेरा इच्छा रहती है मैं उनके साथ लंच करूँ और डिनर करूँ, तो उन्होंने भी अपना खाने का समय मेरे लिए थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा है, और मैंने भी शाम का मेरा खाने का समय उनके हिसाब से थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट करा है. तो मैंने भी मेरी क्लासेस का जो टाइम लेटर ऑन आई डिसाइडेड. पहले कैसे होता था ना, जब मैंने काम चालू किया, 3-3 बैच दिन में, सुबह 10 बजे की बैच, फिर दोपहर में 2 बजे की बैच, शाम को 6 बजे की बैच, घर से खाना आ रहा है, टिफ़िन बन के आ रहा है. तो फिर माई लाइफ वॉज नन लेस देन अ हॉस्टलर, लाइक जो कि एक हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, तो उसकी और मेरी लाइफ में फ़र्क क्या था फिर. देन वन डे इट हैपन कि मेरे पापा ने बोला कि तुम ये कमा क्यों रहे हो इतना, बोलते मुझे रीज़न बताओ. तुम्हें डब्बे का ही खाना है तो वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, तुम नौकरी करोगे तो भी डब्बे में आएगा. तुम इतना खुद का बिजनेस करा, ये करा, ये क्यों कर रहे हो? अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने घूमने फिरने के लिए कर रहे हो, और इनमें से तो एक भी चीज़ नहीं कर रहे हो तुम, तो फिर क्यों करना है? दैट डे आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी, दिस इज ऑल्सो थिंग. इधर यू डोंट कम इन टू एनी रिलेशनशिप, इधर यू डोंट टेक योर पेरेंट्स ऑल्सो एज अ रिलेशनशिप एंड यू लिव योर लाइफ. एंड इफ़ यू आर देयर, आई ऑलवेज फील, मैंने अभी एक दीपिंदर गोयल का भी एक कोटेशन पढ़ा था कि somebody who is able to go on a vacation, who is able to eat with their family, who is able to sit with their family and have a good time and still earning, is a very 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 successful entrepreneur.
And that is what my definition is for entrepreneurship. I never celebrate hustle culture. I never celebrate it. आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक और बहुत अच्छा कोट इंट्रोड्यूस किया था कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो और एंटरप्रेन्योर्स को तैयार Yeah, करता है. correct. सो हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर लाइन इन योर कॉन्टेक्स्ट? सो सी मैं पहले ना ऑर्डर्स लेती थी. ऑर्डर्स लेके आपका ऑर्डर किसी के पास जा रहा है, वो जब वो खा रहा है, वो क्या जो भी रिएक्शन है उनका, हम वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं मोमेंट, हम देख नहीं पा रहे हैं. रिव्यूज़ ज़रूर आते हैं कि बहुत अच्छा केक था, ये था, ये स्टार्टिंग में आते थे. लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, मैंने जब सिखाना शुरू करा, और जैसे अभी मैंने आपको 2 कहानियाँ बताई कि द काइंड ऑफ चेंज इट ब्रॉट टू समवन्स लाइफ, दैट इज़ वॉट मेड मी रियलाइज दैट आई हैव. और उसमें ना एक ये हुआ था कि एक बार एक मैंने क्लास ली थी. उस क्लास के बाद एक आंटी आए. आंटी ने बोला कि रक्षिता, तुमने आज जिस तरीके से चॉकलेट बनाना सिखाया है, बोलते हुए तुम मुझे नींद में भी पूछोगी ना कि कितने प्रपोर्शन में क्या डालना है, मैं तुम्हें बता दूंगी. बोलते तुमने इतने अच्छे तरीके से समझाया. इनफैक्ट मेरी हर क्लास में वी ट्राई दिस, दैट वी टेल देम डोंट फॉलो द रेसिपी. नींव स्ट्रॉन्ग कर लो, रेसिपी अपने आप समझ में आ जाएगी, आपको बेस समझ में आना चाहिए, राइट. तो तब मेरे वो उन्होंने बोला था कि रक्षिता, तुम जिस तरीके से सिखाती हो वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि तुम बहुत सारे तुम जैसे लोग क्रिएट कर पाओ जो ऑर्डर्स ले पाएँ, जो बहुत कुछ कर पाएँ लाइफ में. एंड दैट डे आई लिटरली गेव अ थॉट कि क्या मुझे ऑर्डर्स लेने हैं या मुझे सच में एकेडमी पे ही ध्यान देना पड़ेगा. Then I chose completely switching into this profile, because the kind of women that comes, and I sometimes feel that I'm privileged that I don't sit in Mumbai, Delhi or such cities. I sit in MP, where people from, you won't believe, देवास, नागदा, मतलब शायद जो गांव के नाम हमने पहली बार सुने या शायद जो नक्शे पे भी नहीं है, उन गाँव से फीमेल्स हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि रक्षिता, हमारे पास तो यही क्रीम मिलती है वहाँ पे, अब इससे कैसे बनाऊँ आप बताओ. एंड दे आर टेकिंग ऑर्डर्स, दे आर डूइंग सच अ ग्रेट बिजनेस इन देयर ओन स्मॉल टाउन्स. और शायद मैं तो उनको टाउन भी नाम नहीं दे सकती हूँ, वो उससे भी छोटी जगह है, बट दे आर फिर डूइंग आपने कहा ग्रेट. कि जब नींव स्ट्रांग हो जाती है तब उस पे करियर बिल्टअप करना बड़ा आसान हो Easy जाता है. एट द सेम टाइम यू सेड कि कॉलेज इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस. करेक्ट. इन 2 थॉट्स के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं ना जब कॉलेज में थी, अब मैं आपको एक सिंपल सा इंस्टाग्राम गेम से अगर समझाऊँ मैं आपको, आप अपने कॉलेज में हैं, आप 3-4 हज़ार लोगों से रोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, 4 साल तक आप मिल रहे हैं. 4 साल तक में आप इतनी गुडविल तो बना सकते हो कि 2-2.5 हज़ार लोग आपके फ़ैन बन जाएं, आपके प्रोडक्ट के, आपके खाने के, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके फ़ैन बन जाएं आप. और अब मैं एक दूसरा सिनेरियो की बात कर रही हूँ कि आप 4 साल बाद कॉलेज से निकल गए हो. 4,000 फॉलोअर लाने में कितनी हालत ख़राब होगी, ये बताओ आप मुझे, ठीक है. और तब वो 4,000 लोग आपके पास हैं, जो जिन जिन 4,000 के लोगों में हर किसी के 10 खास लोग होंगे, और उन 10 खास लोगों का जन्मदिन या एनिवर्सरी तो आती ही आती होगी. एंड दैट is your broader audience. They are not just 4,000 people, they have 10 connected people, you have 40,000 contacts to cater to your business, right? So I always feel that if you are building a product or a brand or whatsoever in your college life, then you have a lot of help from your own colleagues, your own friends, your own circle. That firstly, आज जैसे आज मुझे अगर फूड टेस्टिंग कराना है, हमें किसी रेसिपी का अप्रूवल देना है, तो हमें 2,500 एक लैब को देने पड़ते हैं. वहाँ पे टेस्टिंग्स होती हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स निकलते हैं, सब चीज़ें निकलती है, और वो हमारे पास आता है. तो ये जो टेस्ट सही है नहीं है, ये जो हम आज टेस्टर्स को बिठा रहे हैं, ये तो मेरे पास 2,000 टेस्टर थे मेरे कॉलेज में, पर आज तो नहीं, और वो फ्री के थे 2,000 लोग जो मुझे रिव्यू देते थे. आज मुझे उस काम का पैसा देना पड़ रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि आपका बहुत सारा खर्चा कट डाउन हो जाता है. आपको आउटरीच बहुत स्ट्रांग मिल बहुत जाता है strong मिल व्हेन यू जाती है. आर स्टार्टिंग समथिंग. आप मार्केटिंग में कितना बड़ा पैसा लगाते हैं, वो आपकी अवेलेबल मार्केटिंग है 3 साल तक के लिए. इफ़ यू आर बिल्डिंग अ गुड ब्रांड, यू कैन. आपको क्रिटिक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपको क्रिटिक, वरना हो सकता है नहीं भी मिले, लोग नहीं सही रिव्यू दे, बट अगेन वहाँ पे आपके रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, यू हैव अ क्लियर रिव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. और अगर कोई प्रोडक्ट के नहीं आ रहे हैं, देन ऑल्सो यू हैव अ रिव्यू कि वो प्रोडक्ट नहीं है अच्छा आपका. पर जहाँ पर आप इंस्टाग्राम से इस करियर प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो कई सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल. क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट में क्रिएटिव हैं, हाँ. रियल लाइफ में उतने क्रिएटिव नहीं है. विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट आप कैसे देखते हो कि रियल आर्ट है वो आज डिजिटल स्पेस पे आगे बढ़ रहा है, या खूबसूरत लाइट, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत सेट्स आगे बढ़ रहे हैं?
मुझे तो अभी कुछ पिछले मतलब मैंने जब से कंटेंट क्रिएशन चालू करा था तब तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बट मुझे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत दुख भी है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने और क्रिंज चीज़ों को चला दिया। ये बात का हमेशा दुख रहेगा कंटेंट की फील्ड में, क्योंकि इसमें जो रियल टैलेंट और रियल लोग हैं, मतलब हम आगे निकल गए, हमें उस बात की खुशी है, लेकिन कुछ जो शायद हमसे भी अच्छे थे वो नहीं निकल पाए उस रेस में, क्योंकि वो दौर आया पूरे क्रिंज का, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों ने एक चाय पी ली और वो रील वायरल हो गई, एंड दैट पर्सन इज सिटिंग समवेयर एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, सो दैट इज No, they are the प्योरली brand ambassadors यस of way bigger yes, giants and in the world. that is actually promoting cringe. What is that? A person who is like way bigger in the society has promoted a cringe thing. So that is what somehow I feel is a backset also for the content creation industry. But अगर हम दूसरे एंड पे देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं, हम अगर जया किशोरी जी को देखें जो कि हमारे यंग जनरेशन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया, जिन्होंने कुमार विश्वास जी को देखें कि जिन्होंने कवि सम्मेलन से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया कवि सम्मेलन को और हमें कहाँ से कहाँ दिशा में मोड़ दिया कि यंग जनरेशन कवि लोगों को सुनने लग गई, उनके जाने लग गई, बैठने लग गई। वरना किसी को आप आज सोचिए जहाँ पे रैप और ये सब सुन रहे हैं, वहाँ पे किसी कवि को बैठ के कोई क्यों सुनेगा, उस बात की गंभीरता को कोई क्यों सुनेगा। लेकिन ये कंटेंट का ही पावर है। नहीं, पर आप अपने ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर? आप आज Yes. इंस्टाग्राम पे एक आइडेंटिफाइड नेम हो शहर में, तो आप अपने ऊपर क्या जिम्मेदारी देखते हो कि यार मुझे इस तरह का कंटेंट तो एटलीस्ट नहीं सर्व करना है? एक मेरे आप कंटेंट को जब आप कभी स्टडी करेंगे तो आपको दिखेंगे उसमें कोई भी फेक प्रोमिसेस वाला कंटेंट आई नेवर क्रिएट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, we never do one thing in our creations, that if you are making a recipe, either we record the video till the end or we don't record it, because in our field what happens is there are two products that are made, एक जो ओवन के अंदर गया और एक जो बाहर से मार्केट से लाया हुआ रखा हुआ है। सो व्हाट गोज इनटू द ओवन नेवर कम्स आउट ऑफ द ओवन, राइट, एंड समथिंग फ्रॉम द मार्केट कम्स ऑन द टेबल। सो दिस इज अगेन अ थिंग दैट यू कैन नेवर डू। ओके, आई ऑलवेज फील ऑन माई होल इंस्टा फीड आई हैव ओनली इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट। वाई आई डोंट मेक अ रेसिपी कॉन्टेंट? बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग अ केक, I am providing education, and that's why I have chosen informative content. Informative content में बहुत समय लगता है ग्रोथ होने में, राइट, क्योंकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिर्फ शायद जो लोगों को बेकिंग इंटरेस्टेड लगती होगी, कुकिंग लगती होगी, या जो लोग मेरी फील्ड के हैं वही उस कंटेंट को पसंद करेंगे, और वो ऑडियंस बढ़ने में समय लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी जनरेशन की है, पेशेंस नहीं है। And they keep switching, they keep switching, keep switching, and we have not switched since past 1 year. We are on the informative track. The kind of brands we collaborate are on that. In fact, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस ब्रांड से कोलैबोरेट कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए किसी ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट कर लेते हैं, आपके 2 स्टूडेंट ने उनसे सामान खरीद लिया, वो 2 स्टूडेंट कभी आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने देखा कि रक्षिता को मैंने 7 साल में देखा, शी नेवर सजेस्टेड अस अ रॉन्ग प्रोडक्ट एंड शी मार्केटाइज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई बॉट इट। वो 2 लोगों का भी ट्रस्ट खोना आपके लिए बहुत बड़ी हार है। तो आई ऑलवेज फील दैट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई चूज माई कॉन्टेंट प्रॉपरली, how it is conveyed, that I choose properly, and whom I collaborate with, do such brands align with the the values that I go on. Unless and until these things don't match with me, I really have very few collaborations on my page, and I guess that's the only reason, because No, but they you have don't- collaborated with brands like LG, which is a Yes. leading brand in this space. So, are you trying to say कि जब आप उस ब्रांड पे 100% कन्विक्शन रखते हो तभी आप उसके साथ yes, कोलैबोरेशन yes, करते हो? 100%, because I have used LG for 5 years. तो जब LG ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था, तो LG के जो उस टाइम पे हेड थे, मतलब आशुतोष जी, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था इसके लिए, उन्होंने मेरे साथ एक सेशन किया जहाँ पे 300 लेडीज़ बैठी थी सामने, और उन फीमेल्स को मैंने जब रिप्रेजेंट किया उनके ब्रांड के अवन के बारे में, उन्होंने नीचे उतर के मुझे बोला, रक्षिता ये सब है हमारे अवन में ही फीचर्स, बोलते हमें नहीं पता था। सो ही वॉज सो हैप्पी कि रक्षिता द वे you talked about our brand, it's like somebody who is at a very higher authority level is talking about our brand. You spoke in that particular way about our brand, and that's why we are doing a like a yearly collaboration with you. तो उन्होंने इस कारण उस
उस चीज़ को प्रमोट करा। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब आपने कोई चीज़ यूज़ करी है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसके बारे में जब आप बोलते हैं ना तो आप दिल से बोलते हैं। और अदरवाइज तो फिर एक स्क्रिप्ट आती है लिखी हुई, उस स्क्रिप्ट का वो बोल देना है, आपको अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा और आपकी रील डल जाएगी। तो पर दिस इज जब नॉट दिल से बोलने की बात हो रही है, आप TEDx जैसे प्लेटफॉर्म्स पे स्पीकर रह चुके हो, डू यू रियली थिंक जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं रहे होते हैं तब तक आप किसी और को जब मोटिवेशन दे रहे होते हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, उसका इम्पैक्ट उतना सॉलिड नहीं जाता है? ये 110% करेक्ट है, पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेड पे लोगों के जब स्पीच सुने हैं, it's somehow somewhere I feel they've copied from their competitors and they have just said it there. It's not their words, because whenever somebody is speaking their heart out, अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो this is what I have lived, you know, like I have seen someone somewhere somehow कि उन्होंने TEDx दिया, उन्होंने किसी का कॉपी करा, तो अभी आपको मेरे बोलने से समझ में आ रहा है कि it's coming from my heart. And when something is not coming from your heart, आप 4 बार अटकोगे, आप कैमरे में देख के शर्मा जाओगे, आप ऑडियंस में घबरा जाओगे, क्योंकि वो आप पे बीती हुई चीज़ नहीं है, राइट? यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर, यू आर डिलीवरिंग इट. सो अगेन दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम वेयर आई फील दैट यू नो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक TEDx and Josh Talk also people are not real. And when you are real, you actually connect to the audience, you know. Like even after my TEDx, my Josh, I actually never felt like TEDx से ज़्यादा मुझे जोश की खुशी बहुत ज़्यादा हुई थी उस टाइम पे. When we go on a platforms like Josh Talk or TEDx, or when I've been there, I feel that you know your words get validated and people think, you know, they actually pay attention to what you are speaking, because वो कहते हैं ना ठप्पा लग जाता है एक तरीके से, तो लोग उस चीज़ को वैल्यू करने लगते हैं when you say something. So definitely it gets validated. So that's what I feel that TEDx and Josh Talk has done that change in my life. परफेक्ट. बट यहाँ पे मेरा एक और सवाल जो ये है कि बहुत बारी हम ये देखते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो स्पीकर होते हैं इन टोटलिटी, मोटिवेशन इज़ नॉट द जॉनरे इन टोटलिटी, हम जो फील करते हैं और हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसके बीच में एक गैप हो जाता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी कोशिश करते हैं हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं, हम सोशली करेक्ट हो जाएं, हम डिजिटली करेक्ट हो जाएं. उस करेक्शन के चक्कर में जो उसका ओरिजिनल एसेंस है वो कहीं डाइल्यूट हो जाता है. बट रक्षिता हैज़ बीन नोइंग फॉर बीइंग ओरिजिनल, सो आप वो ओजी साइड कैसे मेंटेन करते हो? That I always say that whenever even I'm speaking, like I actually have no filter within me. होता ही नहीं है कि you have a filter, and you know मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. yes, manufacturing defect है वो, कि I actually I'm not able to put any filters, because whenever I'll put a filter I'll be like this will come into my speech. So I know that I don't have to do this, because although somebody who has lived the stories, who has lived the experience, will never need a filter to filter anything. Whenever you are firm about your decisions, whatever you're taking, आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसने अपने पापा को ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप पापा मुझे बोलते हैं कि अगर तुम ये फील्ड चूज़ करोगे और तुम्हें गुड़गांव जाना है अगर इसकी पढ़ाई के लिए, तो पापा और गुड़गांव में से एक को चुनना पड़ेगा. तो मैंने बोला ठीक है गुड़गांव चुनती हूँ, क्योंकि आप तो यहीं हो, घर भी यहीं है, और ट्रेन पकड़ के मैं टैक्सी लेके वापस इसी घर में आ जाऊँगी, तो आप मुझे भगाओगे थोड़ी. तो मैं गुड़गांव को चूज़ कर रही हूँ, अभी 7 दिन के लिए वो ज़रूरी है. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, कि मैंने पापा को भी बोला था कि नहीं अभी 7 दिन के लिए तो गुड़गांव ज़रूरी है, मुझे तो जाना है. तो यू शुड नॉट हैव फिल्टर्स, बट अगेन you should have a responsibility that how you are saying it. Like you know, आज की जनरेशन अगर बोलती तो अपने पापा को कैसे बोलती? मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रक्षिता की जो ये अप्रोच है पेरेंट्स को कन्विंस करने की, हाँ. और ये वर्क कर गई रक्षिता के केस में, सो आप आज की जनरेशन को वो क्या 3 टिप देना चाहते हो कि उनको अपने अगर पेरेंट्स को अपना पैशन परस्यू करने के लिए कन्विंस करना है? क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, पैशन और प्रोफेशन के बीच की जो लाइन होती है, पेरेंट को लगता है जो सर्टिफाइड वैलिडेटेड प्रोफेशन है उन पे जाना इज ऑलवेज बेटर. बहुत सारे लोगों को लगता है जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ, जो मेरी कॉलिंग है, मुझे उस डायरेक्शन में जाऊँगा तो आई विल बी अ मोर सक्सेसफुल पर्सन. वो क्या 3 स्टेप्स लेने चाहिए अपने पेरेंट्स को जेन्युइनली कन्विंस करने के लिए, लॉजिकली कन्विंस करने के लिए? आप एक वो सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी. आप एक वो इंसान हो जो साल भर की जिम की मेंबरशिप भरता है और 3 दिन नहीं जाता है साल में, और आप चाह रहे हो कि आपके पापा कन्विंस हो जाए कि आप ज़िंदगी भर यही प्रोफेशन में रहोगे, ठीक है, जो आपने मन से चूज़ करा, क्योंकि आपने जिम भी अपने मन से चूज़ किया था पर आप नहीं गए. दूसरी चीज़, आपने अपने लाइफ ड्यूरेशन में हमेशा डिपेंडेंसी किस पे दिखा दी?
पेरेंट्स के ऊपर. नाउ इट्स टाइम दैट यू गिव देम अ स्पेस वेर यू शो देम दैट नो, आई एम अ डिपेंडेंट पर्सन, आई विल टेक दिस मच ब्रेक, दैट इस ब्रेक में मुझे जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं घर से 1 रुपया नहीं लूँगा, पर इस ड्यूरेशन में मैं मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ के मैं मेरे शौक मौज को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे सपने को जीना है और मैं उसके लिए ये संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार हूँ. इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस हियर, दे आर कन्विंस्ड. एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग, आप अपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले अपने अगर पिताजी को बेच सकते हो तो आपके पापा को आपके आपके ऊपर भरोसा आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपके पापा आपके अगेंस्ट हैं, दे ओनली वॉन्ट टू फील इट कि अगर इसने ये प्रोडक्ट मुझे बेच दिया तो ये किसी को भी बेच देगा. आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स, फोटोग्राफी की ब्रॉडर साइड को आप अपने पेरेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो उनको तो ये लगेगा ही ना कि ये बाहर कैसे जस्टिफाई करेगा. मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को अपने नेचुरल मार्केट में, जो आपका इनहेरेंट मार्केट है, वहां पर आप उसको सेल करिए, करिए, तो बिल्कुल. आपका वो सेलिंग स्किल्स बेटर बनेगा एंड देन यू कैन पॉसिबली गो ऑन इट. Yes, so I always say these three things are the only point. Like, consistency, coming out of your comfort zone, and convincing your own peers. Like जो जिन्होंने आपके साथ बड़े हैं, आप उनको छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ सकते. बोलते हैं ना कि जब जड़ से ही पेड़ टूट जाएगा तो फिर तो सूखेगा ही सही. तो वो करना नहीं है आपको कभी. एंड हमारी जनरेशन में वही एक प्रॉब्लम है कि वो जड़ से उखड़ के बढ़ना चाहते हैं और वो कोई नहीं बढ़ पाया आज तक. तो ब्यूटिफुली सेड रक्षिता. यहाँ पर मेरा एक और सवाल है. आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला, फिर उसको एजुकेशन में बदला, फिर उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया. आज बहुत सारे फीमेल्स हैं जो घर में कुकिंग तो करते ही हैं. आपको क्या लगता है कि कुछ छोटा मोटा स्किल अपग्रेड करके किस तरह के बिजनेस वेंचर्स में वो अपने आप को आगे पुश कर सकते हैं? राइट. सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई ऑलवेज से कि आप घर से भी, या आप थोड़ा भी अगर टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर इफ फूड इज योर लव. Right, I'm specifically talking about food domain, that if you are good into food and you have a lot of interest in food, there are several businesses that you can pursue. First thing जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा लोग लगते हैं, that is food photographers and food stylist. एक केक है, मैंने उसको केक को ऐसे रखा और टेबल पे रख दिया, उसका आपने फ़ोटो खींच दिया, ठीक है, ये आप एक कैटेगरी के फोटोग्राफर हो गए. एक मेरे पास एक फोटोग्राफर आए जिन्होंने इसके इधर 2 चेरी रखी, पीछे एक फ्लावर का वास लगाया, नीचे मैंने उसमें अगर आलमंड्स डाले या चॉकलेट डाली, उसने थोड़ी सी चोको चिप भी डाल दी साइड में, और फिर उसने फोटो खिंचाए. विल आई चूज यू और विल आई चूज दैट पर्सन? Definitely the B. Right? Why I chose that person? Because they have food styling plus food photography skills that will enhance my brand overall. So I will go with a person like this, right? So if you are a lady who is good at plating, so yeah, this is a kind of profession that is for you. If you're good at photography, you can, even if you're not, you can upgrade your skill. You can take the courses. Secondly, I say if you are good at any traditional food कंटेंट क्रिएशन, राइट, आप अभी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो वापस पुराना ज़माना रिवाइव हो रहा है, राइट. सिलबत्ते पे हम पीसते थे कभी, लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सिलबत्ते पे पीस रहे, तो हमारे घरों में सिलबत्ते आ गए. सिलबत्ते वरना हमने फ्री में बेच दिए थे अटाले वाले को कि तू भाई ऐसे ही ले जा, घर में बहुत वजन है तो तू लेके चला जा. तांबे के बर्तन हम लोगों ने ऐसे ही दे दिए अटाले वाले को, दे दिए होंगे, लेकिन आज वो हमको 4 गुना प्राइस पे खरीदने पड़ रहे हैं मार्केट से. क्यों? क्योंकि 4 कंटेंट क्रिएटर उसमें खाना परोस रहे हैं. एस्थेटिक्स. बिल्कुल. तो ये एक पावर है. दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट, कि अगर आप अपने ट्रेडिशनल और रूट से, आप जैसे राजस्थानी खाना बहुत अच्छा बनाते हो, यू कैन लॉन्च अ सीरीज ऑफ content on that, right? If you like there, I'm forgetting the name of a page. She makes a beautiful Marathi cuisine, and her page is totally on Marathi cuisine. The kind of brand collaboration that she's getting, the kind of brands they are approaching her are amazing. And she's a normal housewife, she's a normal lady who is doing this. There is a lady who is Chatori Rajani, as I always praise her work, that वो सिर्फ अपने हस्बैंड के टिफिन में क्या डाल रही हैं वो उसके ऊपर कंटेंट बनाती हैं, और उनका कंटेंट इतना अच्छा चल रहा है. द काइंड ऑफ वे पीपल आर लविंग हर इज अमेजिंग. एंड या दिस इज़ व्हाट आई फील कि ये बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं. अब जैसे अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है, एज आई ऑलवेज से, कि आपको थोड़ा सीखना चाहिए. मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप थोड़ा सा अगर सीख लोगे ना कहीं से, तो शायद आपको जो छोटी मोटी चीज़ें, जो गड़बड़ियाँ आपसे हो जाती है, वो वहाँ सॉल्व हो जाएगी, और आपको एक विजन मिल जाएगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है. आप पथरीले रास्ते पे मत चलो, कोई एक इंसान उस पर चल चुका है तो उतना रास्ता उसके साथ चल लो ताकि आपका आगे का रास्ता आसान हो जाए. तो बहुत सारी बारी हम YouTube से कोई रेसिपी उठाते हैं और उसको हम अपने किचन में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर जो फाइनल आउटपुट होता है, जो YouTube की जर्नी में या उस वीडियो में फाइनल आउटपुट होता है, जो हमारी किचन की रियल
अप्रोच में फाइनल आउटपुट होता है उसमें आई गेस ज़मीन और आसमान वाला अंतर होता है. इसके पीछे क्या कारण होता है? बिकॉज सीखने की कोशिश तो हम यूट्यूब से कर ही रहे हैं. राइट. तो आई ऑलवेज से दिस कि अगर आप केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए. कितना अमोनिया, कितना HCl कितना डालना है तो कितना क्लोरीन निकलेगा ये आपको पता है. ये आपको केमिस्ट्री लैब में ऑलरेडी समझाया है कि इतना ml ये लेना है टेस्ट ट्यूब में और इतना ये लेना है. लेकिन अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो टेस्ट ट्यूब फूटते हुए भी आपने देखा है. तो यही गलती लोग रेसिपीज़ में करते हैं कि रेसिपीज़ में जहाँ पे लिखा है जैसे 200 ग्राम, राइट, तो लोग क्या करेंगे 200 ग्राम का एक कप लेंगे जिसके ऊपर 200 ग्राम की मार्किंग दी हुई है. वो मैदा भी 200 उसी से मेजर कर रहे हैं, वो पानी भी उसी से 200 मेजर कर रहे हैं, वो तेल भी उसी से 200 मेजर कर रहे हैं. अब आप एक बात बताइए, मैंने एक 200 ml की कोई चीज़ रखी. ऑयल जो है या बटर जो है वो हैवी डेंसिटी प्रोडक्ट है तो वो तो ज़्यादा आएगा उसमें 200 से. आप मैदा ले रहे हैं, मैदा बहुत हल्का है, वो और कम, वो तो बिल्कुल ही कम आ जाएगा. अगर आप मखाने ले रहे हैं तो 5 ग्राम भी नहीं आएंगे उसमें, तो 200 ml के कप में. तो उसी 200 ग्राम के उसमें जब आप मखाना डालते हैं तो शायद 5 ग्राम भी नहीं आएगा. तो ये गलतियां हमारी होती हैं, लेकिन हम जिसने रेसिपी अपलोड करते हैं उसको गालियां बकते हैं कि अरे यार गलत रेसिपी डाल दी, हमारा तो केक ही नहीं बन रहा है. आपके मेजरमेंट्स में गलती है, आपके बेकिंग करने के तरीकों में गलती होती है, इसीलिए आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ नहीं बनती. और पीपल से दैट 80% यूट्यूब पे तो गलत ही रेसिपीज़ है. बट मे बी हम उनके तरीकों को बेसिक से नहीं सीखते, हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम आती है. तो पहले बेसिक्स पे काम किया जाए और फिर जाकर यूट्यूब से रेसिपीज को लर्न किया जाए तो शायद हमारा किचन मास्टर शेफ किचन की तरह दिखाई देना लग सकता है. मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि अभी हम जब यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फैक्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिथ होती हैं. लाइक वाइज मेरे आपसे कुछ सवाल है जिनका जवाब आपको फैक्ट या मिथ 2 शब्दों में देना है, और साथ में आप अपना उसके साथ जो भी अटैचमेंट है वो शेयर कर सकते हो. एक फीमेल दूसरी फीमेल को तब तक हेल्प करती है जब तक दोनों में से कोई एक सक्सेसफुल नहीं हो जाए. फैक्ट मिथ? फैक्ट, क्योंकि ये तो 3 इडियट्स में भी बोला है. दुख इस बात का नहीं था कि हम फेल हुए, दुख इस बात का था कि हमारे दोस्त को उससे ज़्यादा नंबर आ गए थे. तो ये होता है, ये उसमें मजाक था, लेकिन ऐसा बहुत सारी बारी देखने को भी मिलता है. और लेकिन बहुत सारी फीमेल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जो शायद जर्नी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ खड़ी रहेंगी. तो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स है. इट्स टोटली अप टू यू द काइंड ऑफ पीपल दैट यू चूज एंड यू सराउंड विद. मेजॉरिटी कौन सी दिखती है? मुझे सपोर्ट करने वाले ज़्यादा मिले हैं सच क्या में. बात है. अगला जो सवाल यहाँ पर है वो ये है कि बेकिंग इतनी ग्लैमिफाइड इसलिए हो गई क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, इसलिए लोगों का बेकिंग की तरफ बहुत सारा इंक्लिनेशन है. मिथ फैक्ट? ट्रू, 100% ट्रू. बिकॉज आप जितना भी आप देखते हैं, आप सॉस ड्रिप कर रहा है केक के ऊपर से, आपको कितना ड्रूलिंग, कितना स्लो मोशन में उसको दिखाया जाता है, जबकि हम डालते हैं और वो एक बार में ड्रिप कर जाता है. यू डोंट नो दैट साइड. सो दैट्स वाई वो आपको ड्रूलिंग इफेक्ट, आपको ऐसे चीज़ केक को कट कर रहे हैं धीरे से. आप कभी इतने धीरे चीज़ केक कट करते हो? नहीं करते हो. बट दैट इज़ हाउ इट इज़ बीन शोड एंड ग्लोरिफाइड. एंड येस, इंस्टाग्राम साइड इज़ वे मोर फैंटेसाइज्ड देन द नॉर्मल वे ऑफ कुकिंग और मेकिंग और प्रेजेंटिंग द रेसिपीज. सो या, दैट इज़ अ ग्लोरिफाइड थिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन Instagram. जब हम क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, या फिर हम कंसिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं? आई ऑलवेज फील कि कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन करने के चक्कर में क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं. क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है मान लीजिए, तो वो रेगुलर अपलोड में क्वालिटी ऑफ कंटेंट में फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि ठीक है यार 1 मिनट की रील डालनी है तो कुछ भी बोल दिया 1 मिनट में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू प्लान योर कंटेंट एंड देन यू डिलीवर इट. सो योर क्रिएटिविटी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी. तो creativity should be priority and then consistency can definitely be parallel. Yes, definitely. Okay, जब हम अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पैशन को पैशन की तरह नहीं जी पाते हैं. मिथ फैक्ट? Fact in 90% of the cases. Okay. Like it has not been a case with me, but yes, I see this thing. बहुत सारे शेफ्स आते हैं, like when I go for consultation, cafe consultation and bakery consultation, लोग बोलते हैं कि मैम हम तो हमारे कुकीज़ में डालडा ही डालते हैं, आप बटर की रेसिपी लेके आ गए हो. तो मैंने बोला फिर आप मुझसे कंसल्टेशन मत कराइए, है ना. आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको डालडा में या सेक्रीन में प्रोडक्ट सिखा पाए. मैं तो सिखा भी नहीं पाऊंगी, और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ना मैं अंडा डाल सकती हूँ ना मैं डालडा डाल सकती हूँ. ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में लिखा हुआ है. तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. तो उसके कारण होता है, मेरे 3-4 बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट चले गए एंड आई एम ओके विद इट. क्योंकि जिस दिन फूड लाइसेंसिंग का दिक्कत उनको आएगी ना, मैं नहीं फंसूंगी उसमें. तो आई एम वेरी मच सेफ. सो आप अपने पैशन एंड प्रोफेशन को अलाइनमेंट बिठा कर आगे एंड आई ऑलवेज फील, क्योंकि आपसे ना गलती एक ही बार होगी
और फिर उसका जो बड़ा सा फटका और जुर्माना होता है ना, वो आपको बाद में भरना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज फील कि आप थोड़ा सा कम होके चल लेंगे वो चलेगा, लेकिन क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि आप पैशन के कारण ही आए थे ना इसमें, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। पर जो आपने अभी यहाँ पर अवेयरनेस की बात की, जैसे फूड लाइसेंसिंग की आपने यहाँ पर बात करी, बहुत बारी होता है कि जो होम ग्रोन ब्रांड्स होते हैं या जो होम बेकर्स होते हैं और जो क्वालिफाइड शेफ्स होते हैं जिन्होंने प्रॉपर डिग्री किया है 4 साल 5 साल का, और उसके बाद वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि पॉपुलैरिटी आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम की वजह से बहुत सारी मिल जाए, पर जो प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल सेट होता है वो आपको फॉर्मल एजुकेशन से ही मिल पाता है। तो ये मिथ है या फैक्ट है कि आप इंस्टाग्राम से भी सीख के आगे बढ़ ही सकते हो? I always say that people from IHMs and home bakers, both, वो बोलते हैं ना, संपूर्ण कोई भी नहीं है ना, वो है ना ये है। बहुत से ऐसे होटल मैनेजमेंट के लोग भी हमारे पास आते हैं जो कि जिन्हें एगलेस में नहीं ट्रेन किया गया है, तो वो हमसे एगलेस की ट्रेनिंग लेते हैं। सिमिलरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एगलेस सीखा है, हो सकता है वो ऐसी सिटी में मूव कर जाएं जहाँ पे उनको एग वाली चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उनसे ट्रेनिंग्स लेते हैं जहाँ पे एग बेस्ड वर्जन्स चलते हों। बट अगेन आई ऑलवेज से दैट द सोसाइटी हैज़ ऑलवेज ग्लोरिफाइड द पीपल विद द डिग्रीज, बट समहाउ लेटर इन अ लॉन्गर रन व्हेन वी सी द पीपल हु एक्चुअली हैव क्रिएटिविटी। आप शार्क टैंक पे देखिए, जितने फूड ब्रांड्स आए हैं उसमें से कितने हैं जो एक बड़े शेफ के होंगे, राइट? वो नॉर्मल होम बेस्ड ब्रांड्स ही हैं जो घर के छोटे से किचन से हाउसवाइफ ने चालू करे थे, बट दे आर ऑन शार्क टैंक, दे गॉट अ फंडिंग once year and whatever they are getting the funding and they are doing it. So I never feel कि कोई भी एक होम बेकर या कोई भी घर से करने वाला व्यक्ति किसी भी डिग्री होल्डर से कम होता है। इट्स हाउ यू रियली टेक इट। यस यस। पर नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप होम बेकर भी Yes. हैं तो आपको अपने नॉलेज को तो नॉलेज, हाँ, कॉन्स्टेंटली अब अगर आपने उनकी जितना आपने सीखा है और आप अपने स्किल सेट में परफेक्ट हो, देन इट डजंट मैटर इफ यू हैव अ डिग्री और यू डोंट हैव। लाइक आई डोंट हैव अ डिग्री इन माय ओन फील्ड, आई हैव अ इंजीनियरिंग डिग्री. I don't have any degree from my particular food domain. But yes, now we are giving certifications to the people. We are hiring people who are from IHM, but I've never been to IHM. So yeah, this is the thing that happens. आपके लिए बेकिंग क्या है? बेकिंग इज, आई गेस, जो आपको रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी नींद ना आने दे और आप जा के दिन रात कर सकते हो, दैट इज बेकिंग फॉर मी. Something that I always say that keeps me awake and still I never get stressed out. That's baking for me. क्या बात है। हमारे जो आज के एपिसोड के स्पॉन्सर है नाना भाई जूल्स, वो भी अपने क्राफ्ट को लेकर उसी तरह से पैशनेट है। एक सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि ऐसा कोई ज्वेलरी पीस जो आप सिर्फ फैशन के लिए नहीं पहनते हो पर इमोशन के लिए पहनते हो? मेरे एक इयरिंग है, वो जैसे लाइक इस ड्रेस के साथ में वो पेयरअप नहीं हो रहे थे, बट मेरे 365 डेज मेरे कान में वही इयरिंग, आपको कभी भी मेरे किसी भी रील में भी आप देखेंगे तो वही इयरिंग दिखता है, बिकॉज वो मेरी नानी की एक आखिरी निशानी है मेरे पास, और वो मैं कभी भी नहीं उतारती हूँ, तो वो मेरे कानों में हमेशा होता है. So jewelry is not just fashion, but it has a lot of emotion also. Before we conclude, I just want to have the last question with you. What message you would like to give to all the females who are watching this episode? They cook every day in their kitchen, but they never think that this can be their profession too. I would always like to say that I am the one who is sitting there बिहाइंड द कैमरा, जो मैं आपकी जगह पे बैठ के किसी एक मेरे जैसे महिला को मैं सुन रही हूँ, और मैं वहाँ से अगर यहाँ तक आ सकती हूँ तो आपका आना तो बहुत आसान है, बिकॉज आई वॉज समवन जिसने 12th क्लास में एक शब्द नहीं बोलती था, जो व्यक्ति, मैं उन कैटेगरी वाले बच्चों में से थी. एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रूम, दैट इज़ हाउ यू लर्न, एंड व्हेन यू एक्सेल इन द थिंग्स you actually get this confidence to confront the people. And also you I always say this to women that if you have the confidence and if you feel that you are right, you should actually live your dreams. Doesn't matter whatever comes your way, it could be anything. I never objectify कि ये चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी, जो भी आएंगी you will have a way out of it. If you are correct in your work, if you are doing 100% right, definitely you will get a way out of it. अच्छा, रक्षिता के पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि हर महिला को एक वर्ड टैटू कर सकती हैं, एक परमानेंट वर्ड टैटू टैटू कर सकती हैं. तो व्हाट वुड बी दैट वर्ड व्हिच यू वुड लाइक टू टैटू टू ऑल द फीमेल्स? नारी शक्ति है, यही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि आप देखिए, मैंने अगर हम एक देखें, अगर आपको धन चाहिए
लक्ष्मी जी के पास आना पड़ेगा, आपको ज्ञान चाहिए सरस्वती जी के पास आना पड़ेगा, आपको शक्ति चाहिए दुर्गा जी की पूजा करनी है। तो एवरीवेयर एवरीवेयर नारी ही शक्ति है, दैट आई ऑलवेज से। तो मैं यही करना चाहूँगी कि कोई भी नारी अपनी शक्ति को कम ना आके, एवरी फीमेल शुड थिंक दैट दे देमसेल्व्स आर कंप्लीट, you don't need anybody to complete you, yourself are complete, and you actually have the power to change the world. Beautiful. Recognize your power to change the world, change yourself, and sparkle in your true sense. Thank you so much for joining us on Thank this you. particular episode, and this conversation was indeed very meaningful. Thank you so much. Thank you so much.